हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज के इस क्लास में एडीक्यूटी पैटर्न पे पहले प्रैक्टिस सेट की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। तो साथ ही इस क्लास में आपको एसएससी के द्वारा जो इस टाइम नए वेंडर पे नए नए सवाल पूछे आ रहे हैं, तो उसी को देखते हुए आज से हम लोग एक नई शुरुआत करेंगे, खासकर एमटीएस हवलदार एग्जाम के लिए, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय बाकी है। नवंबर के महीने में एमटीएस हवलदार का पेपर होने वाला है। तो आपको मालूम होगा कि एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम डेट आउट हो चुका है एसएससी के द्वारा, जो कि साथ ही 12 नवंबर से पेपर स्टार्ट हो रहा है। याद रखिए, एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम 12 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, जो कि 28 नवंबर तक चलने वाला है। यानी मान के चलिए आपका पेपर दिसंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा एमटीएस हवलदार का। तो मान के चलिए हमारे पास 1.5 महीने का समय अभी भी बाकी है। तो इन 1.5 महीने में हम एक एक क्वेश्चन को तैयार करेंगे। इससे क्या होगा कि हम जब एग्जाम में बैठे तो हमारा स्कोर अच्छा हो, नंबर अच्छा मिले, हर एक क्वेश्चन हम काफ़ी अच्छी तरीके से हल कर सके, वो भी एसएससी के नए पैटर्न पे, जो एडीक्यूटी पैटर्न पे इस टाइम सॉल्व पूछे आ रहे हैं। तो आज इसे हम लोग पहले प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करेंगे और इस पहले प्रैक्टिस सेट में टोटल 60 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का टारगेट भी कम से कम 45 क्वेश्चन रहेंगे। तो करिएगा आप लोग 60 क्वेश्चन और सही करने का प्रयास कम से कम 45 रखिएगा। तो इसमें एसएससी मास्टर 2025 के सारे क्वेश्चन होंगे। तो आप देख रहे हैं एसएससी ने, आप जो एसएससी जितने भी मास्टर होते हैं वो एडीक्यूटी को सवाल देता, वो सवाल सेट करते हैं। तो आज के इस क्लास में दमदार प्रश्नों का हम लोग कंपाइलेशन करने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन आप काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार करिए और एमटीएस हवलदार में एक सीट इस बार हमें लेना है। तो अब यहाँ से डेली क्लास आपको सुबह 8 बजे, दोपहर 12:30 पे और एक शाम 6:30 पर ये डेली क्लास की टाइमिंग होगी। ओके, तो चलिए दोस्त, आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। तो लास्ट में अपना स्कोर आप लोग जरूर करिएगा, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न, कुलायत उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? बताइए, कुलायत उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा राजस्थान में मनाया जाता है। तो पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूप किस से उत्पन्न हुई है? बताइए, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूप किससे उत्पन्न हुए हैं? तो नाट्य शास्त्र से। सेकेंड का सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, मांच किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए, मांच किस राज्य का लोक नृत्य है? याद रखिएगा मध्य प्रदेश का है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को, महबूब नदीम किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते थे? बताइए, महबूब नदीम किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते थे? तो याद रखिएगा सितार के लिए जाने जाते थे। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 6 को, भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा है? बताइए, भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा है? तो याद रखिएगा बालासुर सागर बांध है। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, क्या बनेगा राइट आंसर? काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 है दोस्त। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 को, सोंगमो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए, सोंगमो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 9, सुपारा जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए, सुपारा जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 को, नासिक शहर निम्नलिखित में से कौन सी नदी के तट पर स्थित है?
नासिक शहर कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखिएगा गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी होती है? तो प्रायद्वीप गोदावरी नदी है। याद रखिएगा नासिक शहर जो कि इसी की नदी के तट पर स्थित है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को। कटास राज मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइए कटास राज मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा पाकिस्तान देश में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? बताइए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा 1959 में हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा रांची में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 14 को। भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? बताइए भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? तो दोस्त मेरे वर्ष 1945 में। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूँगा आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए, क्योंकि यहाँ से हम लोग लगभग 30 दिन का टारगेट लेकर चलेंगे। 30 नए नए प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। तो देखिए सुबह 8 बजे क्लास आएगी और दोपहर 12:30 पे आएगी। तो आप सभी का बस प्यार चाहिए और आपकी तैयारी चाहिए। तो भाई इस पर लगभग आप 100 लाइक जरूर करिएगा। इससे क्या होगा कि आने वाले दिनों में हम आपके लिए ऐसे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराएं एडीक्यूटी पैटर्न पे। तो भाई आपका बस एक सपोर्ट चाहिए, आप डेली क्लास करिए और अपनी तैयारी के लिए हम करें। आप अच्छे तरीके से तैयारी की एमटीएस हवलदार में एक सीट इस बार में लेना है, ठीक है। देखिए दुशांबे किसकी राजधानी है? दुशांबे किसकी राजधानी है? तो तजाकिस्तान की है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को। किस वर्ष में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया? बताइए इन विच ईयर इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सैटेलाइट? तो आपको याद होगा वर्ष 1975 में। ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17। देवी नर्मदे योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? बताइएगा देवी नर्मदे योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, जो कि दोस्त मेरे 2024 में ही स्टार्ट किया गया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18 को। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना कब शुरू की गई थी? मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना कब शुरू की गई थी? तो ये 2022 में राजस्थान ने स्टार्ट की थी। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। हजीरा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? बताइएगा हजीरा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 20। नेपाल के साथ भारत की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो राज्य दर्शन से लगभग 5 से 6 सवाल पूछे जाता है एमटीएस हवलदार के पेपर में। बताइएगा नेपाल के साथ भारत की सीमा रेखा की लंबाई कितने किलोमीटर की होती है? तो दोस्त मेरे 1751 किलोमीटर की। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21। शिमला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? शिमला, ये तो इजी सवाल हिमाचल प्रदेश की है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए तो आप सभी को पूरे 28 राज्यों की राजधानी प्लस वहाँ के सीएम मालूम होना चाहिए और कुछ के मुख्य न्यायाधीश आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि सवाल में सीधे पेपर में सवाल पूछे जाएंगे। पालघाट दर्रा कौन से राज्य को आपस में जोड़ता है? पालघाट दर्रा कौन से राज्य को आपस में जोड़ता है? तो याद रखिएगा केरल और तमिलनाडु को। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23। भारत कितने देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है? भारत कितने देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है? याद रखिएगा 5 देशों के साथ। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 24। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बताइए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा दिल्ली शहर में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25। गारो जनजाति भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए, गारो जनजाति भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भाई याद रखिएगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26। साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27। कौन सा स्थान लिग्नाइट कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है? बताइए, कौन सा स्थान लिग्नाइट कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो याद रखिएगा नेवेली। ऑप्शन है आज से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 28। हिंदू धर्म ग्रंथों का संस्कृत को फारसी में अनुवाद कराने वाला पहला सुल्तान कौन था? बताइए, हिंदू धर्म ग्रंथों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29। 1770 में भारत में स्थापित पहला बैंक कौन सा था? बताइए, 1770 में भारत में स्थापित पहला बैंक कौन सा था? तो याद रखिएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, यानी BOH था। ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 को। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए, हु इज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो सर जी मोरारजी देसाई साहब थे। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31। 1971 में पहला पुरुष हॉकी विश्व कप किस हॉकी टीम ने जीत लिया था? बताइए, 1971 में पहला पुरुष हॉकी विश्व कप किस हॉकी टीम ने जीता था? तो पहली बार ऐसा हुआ था, पाकिस्तान ने पहली बार जीता था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32। पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले ट्रांसजेंडर कौन थे? पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले ट्रांसजेंडर कौन थे? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा नर्तकी नटराजन थे। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 33। प्रथम निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई? प्रथम निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? तो भाई याद रखिएगा 1952 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल का राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 34। प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो सर जी 1985 में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 35। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? तो भाई याद रखिएगा फातिमा बीबी थी। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36 को। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? तो याद रखिएगा जे मानेकशॉ थे। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37। मेडेरका कप किस खेल से संबंधित है? बताइए, मेडेरका कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 38। शतरंज में प्यादों की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ पा इन चेस? चेस तो आप खेलते होंगे, तो उसमें बताइए प्यादों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्त याद रखिएगा 16 होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय खिलाड़ी अरुणा मिश्रा कौन सा खेल खेलती हैं? बताइए, विच स्पोर्ट डज इंडियन प्लेयर अरुणा मिश्रा प्ले? तो वो मुक्केबाजी खेलती हैं। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 को। ग्राम न्यायालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ग्राम न्यायालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 2008 में हुआ था, जब पहली बार IPL का शुरुआत हुआ था, जिस वर्ष पहली बार राजस्थान रॉयल ने अपना पहला खिताब जीता था शेरनवान की कप्तानी में। याद रखिएगा 2008 में पहला IPL का संस्करण खेला गया था। ओके। भारत की छठी आर्थिक जनगणना किस वर्ष में की गई थी? बताइए, भारत की छठी आर्थिक जनगणना किस वर्ष में की गई थी? तो दोस्त मेरे याद रखिए 2013 में।
ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 42 को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत की बात करते हैं तो 79.8% है। ओके, बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43, क्या राइट आंसर रहेगा? पंचवर्षीय योजना बनाने, कार्यान्वित करने और विनियमित करने वाली संस्था का नाम क्या था? बताइए। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस ऑफ इंडिया व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हिंदू? एक सेकेंड, ये तो अभी जो हमने 8% किया था। तो पंचवर्षीय योजना बनाने, कार्यान्वित करने और विनियमित करने वाली संस्था के नाम की बात करेंगे तो योजना आयोग है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। 2015 में योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले लिया था। ठीक है, तो इस सवाल का डी ऑप्शन राइट आंसर हो रहे हैं। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 44, विश्व बाघ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व बाघ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो दोस्त मेरे याद रखिए 29 जुलाई को। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है? बताइए, कौन सा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है? तो दोस्त याद रखिएगा हिंद महासागर है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल का राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 46 का, किस राज्य के पश्चिमी भाग में शुष्क मिट्टी विकसित होती है? किस राज्य के पश्चिमी भाग में शुष्क मिट्टी विकसित होती है? तो याद रखिए राजस्थान राज्य में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47, 1859 का सीमा कानून किससे संबंधित है? 1859 का सीमा कानून किससे संबंधित है? तो दोस्त मेरे नील की खेती से। ऑप्शन है यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 48, बर्फ की क्रिया के कारण क्षरण की प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं? बर्फ की क्रिया के कारण क्षरण की प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं? तो दोस्त मेरे मोरेन गठन कहते हैं। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 49, हीपेटाइटिस बी एक संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है। बताइए, हीपेटाइटिस बी एक संक्रामक रोग है जो कि यकृत को प्रभावित करता है, तो वो कौन सा वायरस है रोग? बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल का राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 50, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? बताइए, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो भाई याद रखिए 12 जनवरी 1863 को हुआ था। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 51, भारत का तोता किसे कहा जाता है? भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो सर जी अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 52, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? बताइए, हु इज द कोर्ट पोएट ऑफ पृथ्वीराज चौहान? तो भाई याद रखिए चंद्र बरदाई थे। ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 53, निर्मल हृदय के संस्थापक कौन थे? निर्मल हृदय के संस्थापक तो सर जी मदर टेरेसा जी थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्त मेरे लास्ट में स्कोर करिएगा, एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 3 नंबर, एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर आपका माइनस मार्किंग होता है। ठीक है, तो इसी के द्वारा आप अपना स्कोर करिएगा। कौन सा अनुच्छेद आत्म आरोपण से संरक्षण यानी स्वयं के खिलाफ मुकदमा खड़ा करने से संरक्षण प्रदान करता है? बताइए, कौन सा अनुच्छेद आत्म आरोपण से संरक्षण यानी स्वयं के खिलाफ मुकदमा खड़ा करने से संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 20 है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 55, कुद्रेमुख खदानें किस राज्य में स्थित है? बताइए, कुद्रेमुख खदानें किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त क्वेश्चन नंबर 56, इन आफ्टरनून ऑफ टाइम एक आत्मकथा पुस्तक किसकी है? इन आफ्टरनून ऑफ टाइम एक आत्मकथा है जो कि यह पुस्तक के लेखक कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन की है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 57, प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध 1838 से लेकर कितने वर्ष के बीच हुआ था? बताइए, तो पहला एंग्लो अफगान युद्ध 1838 में स्टार्ट हुआ था जो कि 1842 के बीच हुआ था।
बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 58 को। बारदौली सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था, बताइए। बारदौली सत्याग्रह किस वर्ष हुआ, तो भाई याद रखिए 1928 में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कल करिए, क्वेश्चन नंबर 59। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, हु लीड द खिलाफत मूवमेंट, तो अली ब्रदर्स ने किए थे, ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के एडीक्यूटी पैटर्न का पहला प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन बताइए। भारतीय राज्य की कार्यकारी शक्ति किसमें नहीं थे, बताइए। भारतीय राज्य की कार्यकारी शक्ति किसमें नहीं थे, तो दोस्त मेरे याद रखिएगा राज्यपाल में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्त मेरे यहाँ 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब बताइए आप सभी का टोटल 60 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा है। तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप पूरी तरीके से सारे क्वेश्चन को तैयार किए होंगे, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आई होगी। लगभग आपका दोस्त 40 प्लस तो स्कोर रहा होगा जरूर साथी, क्योंकि इतना स्कोर रहता है तो समझिए आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, अन्यथा आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। सारे टॉपिक को कवर करेंगे इस सुबह 8 बजे क्लास में। दोपहर 12 जो 30 पे क्लास आएगी वो तो भाई अलग लेवल के क्वेश्चन होंगे इसमें, वो तो आपको क्लास ज्वाइन करना ही करना है, तो नोटिफिकेशन को ऑन करिए। ओके, तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं 12:30 पे नए क्लास के साथ। तो सभी को जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।